हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे रोहतक पीजीआई के केमिस्ट्री के। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शंस केपी एंड केसी आर इक्वल। किस रिएक्शन में केपी और केसी बराबर होंगे? तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पता होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc आर टी डेल्टा एन जी। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि डेल्टा जो n है वो किस में ज़ीरो है। डेल्टा n कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, मतलब इनके जो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं ना, इनको माइनस करके देखा जाता है। जैसे कि अगर इसमें से करते हैं 2, क्या आ जाएगा? 2 माइनस ये 3 है एंड 1, तो इसको बोल देंगे हम 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? -2। तो यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं है। जब यहाँ पे ज़ीरो होगा डेल्टा n, तब हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ की पावर क्या होती है, अगर ज़ीरो होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, है ना। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अभी इसको देखते हैं नेक्स्ट। 2 -3 हो जाएगा, तो -1 है ये। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है सी, जिसमें 2 है और यहाँ पे भी 1 एंड 1 जैसे कि मोल्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 - 2 = 0। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर रिएक्शन H2I2 2HI Kp चेंजेस विथ। Kp किसके साथ चेंज करता है? तो अगर Kp यहाँ पे लिखा हुआ है तो Kp बेसिकली प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। Kp हम प्रेशर की वैल्यू होती है, हम यहाँ पे प्रेशर से डिनोट करते हैं कि फर्स्ट उसका और फिर डिवाइडेड करके इस तरीके से हम Kp को लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है H2I2 2HI, ये ना तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसने पूछा है कि Kp चेंज विद, तो यहाँ पे कैटलिस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। अमाउंट पे भी नहीं करेगा, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी इसका आंसर नहीं आएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मोल्स ऑफ SO2 एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम. It was found that 60% of the SO2 is used up if partial pressure of equilibrium mixture in 1 atmosphere partial pressure of O2 is. तो यहाँ पे इसने SO2 बता रखा है 5 मोल है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे कि SO2 दे रखा है और O2 दे रखा है और बोला है इनको रिएक्ट करा दिया हमने, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे ये चीज़ देख लेना। इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि 60% जो SO2 है, इसका 60% SO2 का, अभी इसने क्या बोला? ये 5 मोल है, तो इसका 60%, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 60% को कैसे निकालते हैं? 100 से डिवाइड करके, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसने बोला कि 60% ऑफ द SO2 यूज़ हो गया है इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन 1 एटमोसफेयर, क्या 1 एटमोसफेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताइए। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है? SO3 में हो जाता है ना। ये जनरल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। SO3 में ऐसे तो होएगा नहीं, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? 4 है ना। तो हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे हो जाएगी? यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 6, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, कि हो गई इसकी बैलेंसिंग, ठीक है। अब ये भी हमारे पास कितना था? 5 मोल था, ठीक है। अगर ये 2 मोल्स के लिए 60%, मतलब 2 मोल्स के लिए यहाँ पे माइनस हुआ है इसका 3, ठीक है। तो 1 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? -1.5 हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पे 3 आए तो यहाँ पे माइनस कर देंगे अब 5 - 1.5, तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.5 आ जाएगा मोल, ठीक है। और यहाँ पे 3 है फॉर द 2 मोल्स, तो ये भी 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? 3 मोल हम लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे तो स्टार्टिंग में तो 0 ही होएगा, उसके बाद जो ये वैल्यूज़ आई है ना ऐसे, फिर उसके बाद ये इतना बन जाएगा, ठीक है। ये इतनी बेसिक रिएक्शन तो आती होगी आपको। नेक्स्ट क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी का भी उसका पार्शियल प्रेशर हमसे पूछा है ऑक्सीजन का, जैसे कि किसका पूछा है? देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो पार्शियल जो है पार्शियल प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल इंटू एक्स। हमें किसका निकालना है? O2 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोल, जो मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 का लिख देंगे। अब इसका क्या लिखोगे आप? यहाँ पे PT जो है टोटल इसने क्या बोला है? 1 एटमोसफेयर, इसलिए हमें पूरे इस पर एकदम अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है। जैसे यहाँ पे 1 एटमोसफेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? जो टोटल टेम्परेचर हो, यानी कि 1 एटमोसफेयर हो गया। अब ये हमें निकालना है, ये क्या होता है? टोटल मोल जितने भी ऑक्सीजन के हैं डिवाइडेड बाय
टोटल जितने भी मोल है, टोटल कितने, टोटल जो मोल क्या होते हैं, एक तो ऑक्सीजन का ऐड करते हैं और एक इसका SO2 का, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे यहाँ से, देखो क्या आएगा, इन सब का टोटल करेंगे ना जितना भी एक्शंस में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3.5, क्योंकि ऑक्सीजन का हमने देखा यहाँ पे 3.5 हमारे पास आया, ठीक है। और अपमोल में डिवाइडेड बाय 2 + 3.5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो था यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, 3 मोल्स थे, ठीक है। अब इसमें से फाइनली इसको माइनस भी तो करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये तो मैंने क्या निकाला था, परसेंटेज का निकाला था, तो ये मत मान लेना, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज का निकाला था, तो 5 - 3 तो हमें करना ही पड़ेगा, तो 2 मोल जो है वो इसका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 लिखा है, समझ में आ गया। अब इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी वो कर लेना, इसको ऐड करके, जैसे 3.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 6.5, 5 एंड 8.5 अप्रॉक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 0.41, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर रिएक्शन A gives B Kc इक्वल्स टू 1, फॉर Kc फॉर रिएक्शन A gives T इज, तो यहाँ पे हमें एक तो ये इक्वेशन दी हुई है, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। अब इनको गौर से देखो, इसने बोला है कि ये रिएक्शन जो है A गिव्स D वाली रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Kc की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये से हमें ये लाना है, तो इन सबको क्या कर देंगे, जो भी A वाले का जो भी Kc है, Kc1 × Kc2 × Kc3, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एटलीस्ट ये वाला आ जाएगा। इसको सपोज कर लो Kc4 है ये, ठीक है। तो Kc4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इनको करो 1 × 2 × 3 इज 6, आंसर आ गया। तो यहाँ पे ढूंढते हैं, 6 है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2AB। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन, ये देखो ये आते होंगे आपको, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए 49 दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर AB गिव्स ये। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, इसके लिए पूछा है और इसकी वैल्यू इतनी है। हमने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि 2 को डिवाइड करेंगे ना, 2 यानी इसको हाफ किया हुआ है ना, यहाँ पे भी देखो सबको किया हुआ है। तो वैसे ही इसका करते हैं, 49 को हाफ का मतलब इसको इसने ये रूट किया हुआ है, जैसे 49 का हाफ, ऐसे पावर में करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करो, क्या आ रहा है आंसर, 7 आ रहा है ना, 7 ये रहा। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ अ रिएक्शन मे बी रिटन एज। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है, ये देखते हैं। सो क्या होता है यहाँ पे, एक जनरली एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब मिक्सचर टाइप, एक टाइप से, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स भी और वो भी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो ई सेल होता है ना, ई सेल वो किसके बराबर होता है, E0 सेल माइनस RT/NF, है ना। और फिर यहाँ पे होता है LN, है ना, LN, और यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको हम यहाँ पे सीधा Kc भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ऐसे होता है, लेकिन Kc भी आप लिख सकते हो, लिख दिया यहाँ पे। और हमें क्या बता रखा है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि ई सेल ये भी 0 है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं 0। तो अब यहाँ पे E0 सेल निकाल लो, E0 सेल की वैल्यू क्या आएगी, यही आ जाएगी, ठीक है। E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही जो मैंने अभी बोला RT/NF, ये इधर चला जाएगा तो LN Kc, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है डेल्टा जी, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे रिलेशन देखा है मैंने कि और क्या फॉर्मूला होता है, एक डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा G0 इज माइनस NF E0 सेल, क्योंकि हमारे पास E0 की वैल्यू है। अब देखो यहाँ से जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, E0 सेल की ये रही वैल्यू, इसको पुट करो, ठीक है, कैंसिल करने की कोशिश करो। अब यहाँ से हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। आप सोल्व करने में तो काफ़ी वो लग जाएगा, एलिमिनेशन से करते हैं कि भाई देखो डेल्टा जी इसी में है ना, तो फिर यही फॉर्मूला हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ कैलोमेल इन Hg2Cl2, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिख देते हैं Hg2Cl2, ठीक है। कैलोमेल इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज x मोल्स पर लीटर, इट्स सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट कितना आएगा, Ksp कितना आएगा। अब ये किस में टूटता है, ये आपको नाम याद होना चाहिए, Cl2, ये टूटता है Hg2 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा S, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2S, नहीं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना,
एस का स्क्वायर 4s का स्क्वायर, तो इसको 4s क्यूब हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है कि भाई ये 2 है तो 2s और फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 4s का स्क्वायर ही तो आएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही करना होता है, उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो के एस पी हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो मैंने ये बोला 4s थी, यहाँ पे हमें x में दिया हुआ है तो 4s3 को हम 4x3 भी लिख सकते हैं, तो ये इसकी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है यील्ड ऑफ अमोनिया इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो अमोनिया की यील्ड है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो N2 + 3:2 NH3, ठीक है। डेल्टा H2 -22.8 किलो कैलोरी जो है इज़ अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट हो गए। अब यहाँ मैंने देखो, यहाँ मैंने माइनस देख लिया, माइनस का मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर पे तो बिल्कुल डिपेंड करेगी। और आपने देखा होगा कि जब भी प्रेशर जो है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता ही है। जब भी मान लो मैंने प्रेशर बढ़ाया, यहाँ पे मोल्स ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा होने पे कम मोल्स वाली जगह पे रिएक्शन जाती है। तो अगर मान लो मैं प्रेशर बढ़ाया तो आगे की तरफ रिएक्शन जाएगी क्योंकि यहाँ कम मोल है, ठीक है। और अगर यहाँ ज़्यादा होते और अगर प्रेशर कम करते तो कहाँ जाती, फिर ज़्यादा वाले के पास जाती, ठीक है। ये इतना तो जनरली पता होगा आपको। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन ऑफ द N2। देखो कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, एक टाइप से देखा जाए तो तीनों ही चीज़ पे ये यील्ड इसकी डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर मान लो कंसनट्रेशन N2 की ज़्यादा हो गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही तो जाएगी, है ना, फॉरवर्ड ही तो जाएगी। और यहाँ पे यदि ये कम हो गई तो फिर बैकवर्ड जाएगी। तो मतलब इसने पूछा है कि यील्ड किससे अफेक्ट होगी, तो तीनों ही फैक्टर से होगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 4 × 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.04 कंसनट्रेशन CaCl2 विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इतने में बताइएगा क्या होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखा है, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है KSP हमें गिवन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, AgCl, यहाँ दिख रहा होगा, AgCl गिव्स Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम इसकी वैल्यू को। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो AgCl है ये है यहाँ पे 4 × 10⁻⁻10, ठीक है। यही तो वैल्यू है इसकी, ठीक है। यहाँ पे हम बोल देते हैं x × x, इसके बराबर इलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें CaCl2 की वैल्यू दी हुई है, CaCl2। अब ये किस में टूटता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। 2Cl नेगेटिव में टूटता है। अब मुझे पता है ये इसकी वैल्यू दी कितनी हुई है, हमें 0.04 दी हुई है और आगे 2 × 2 कर दो, इसकी भी 0.04 ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.08। अब ये और ये दोनों में कॉमन ही तो है, इसको बराबर कर देते हैं इसकी वैल्यू के साथ, 4 × 10⁻⁻10, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाई 0.08, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी कंसनट्रेशन है कितनी आ जाएगी, इसको करते हैं डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये ऊपर चला गया 10⁻⁻9 × 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये आंसर आ रहा है इसका, देखते हैं यहाँ पे ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है लाइटेस्ट गैस कौन सी है, डायरेक्ट पूछ रखा है। ऐसे वाले आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, इसमें से हाइड्रोजन ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इनमें से क्या रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K पे डिपेंड करता है ना, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पे तो करेगा ही। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने कि डज नॉट अफेक्ट बाय अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन, सही बात है, इस पर भी करेगा डिपेंड। तो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की क्या सॉलिड है गैस है, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे एंट्रोपी होता है सॉलिड वॉलिड की, हम वो नहीं मानते, इतनी गैस की से हम काउंट करते हैं, तो मतलब फिजिकल स्टेट पे भी इसका पड़ता है सर। फिर इनमें देखते हैं साइज ऑफ रिएक्शन और डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। साइज ऑफ वेसल है ना, साइज ऑफ वेसल, तो अगर वेसल का साइज़ ज़्यादा बड़ा है और मात्रा कम है किसी भी चीज़ की तो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी फिर भी ज़्यादा होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा H पे किसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, तो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर बिकॉज। हाई ऑर्डर के जो रिएक्शंस हैं वो रेयर क्यों होती हैं,
क्यों रेयर होती है, मतलब ज़्यादातर होती नहीं है। मैनी बॉडी कोलिजन्स इन्वॉल्व वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। मैनी बॉडी कोलिजन्स कैन टेक प्लेस ओनली इन गैशियस फेज, कि ज़्यादातर जो कोलिजन है वो सिर्फ गैशियस फेज में होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वैसे सॉलिड्स में भी थोड़ा बहुत पेनिट्रेट तो करते ही रहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। मैनी बॉडी कोलिजन्स आर नॉट एनर्जेटिकली फेवर्ड, एनर्जेटिकली उन्हें नहीं मिल रही है एनर्जी, तो इसलिए बहुत सारे कोलिजन्स नहीं होते हैं। मतलब हाई ऑर्डर का तो ऐसी बात तो हो नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो पहले ही काटा मारो। मैनी बॉडी कोलिजन्स हैव वेरी लो प्रोबेबिलिटी, कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। अब देखो हायर ऑर्डर का रिएक्शन है तो इतना ज़्यादा उनमें कोलिजन नहीं होता, ठीक है। लो ऑर्डर के में ज़्यादा कोलिजन होता है, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें कोलिजन्स होते हैं तो कुछ बनता भी है। तो यहाँ हाई ऑर्डर में इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि इनकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है कोलिजन करने की, कोलाइड करने की बहुत लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसे ये आपस में से कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन हैज़। nth ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट ये आपको याद होना चाहिए, वैसे इसे इन्हीं फार्मूला से हम निकालते हैं, तो वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड यदि याद हो तो उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर की देखते हैं, तो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन का क्या होता है, मोल, यहाँ पे हम देख रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर की, ठीक है। इसके थ्रू भी आप पुट कर करके वैल्यू फिर भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू होती है फर्स्ट ऑर्डर की होती है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पहले हम फर्स्ट की देखते हैं, तो फर्स्ट की तो यहाँ पे दोनों में या इसमें भी और इसमें भी फॉलो हो ही रही है। ज़ीरो ऑर्डर की में देखो, यहाँ पे अगर ज़ीरो होता, यहाँ पे ज़ीरो होता तो ये वन आता, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लीटर इन्वर्स आना चाहिए फर्स्ट में, यहाँ इन्वर्स नहीं आता, यहाँ वन आता। अब यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है इन्वर्स, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो गिवन रिएक्शन इज, देखो यहाँ पे चेंज करके दे सकते हैं, जैसे यहाँ लीटर देखो 1 - n और पहले दे रखा है, और यहाँ पे लीटर n-1 और बाद में दिया हुआ है मोल के। गिवन रिएक्शन इन इज 2 FeCl3 + SnCl2 गिव्स SnCl4 + 2 FeCl2। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थर्ड कौन सा देख लो, इनको काउंट करते हैं। ये जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इन्हें काउंट करते हैं हमेशा जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालने होते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट जो है उन्हें हम काउंट करते हैं, उनकी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखो कर लो 2 और 1, यानी थर्ड ऑर्डर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट आफ्टर 32 मिनट्स व्हेन वॉज द 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो T75 के लिए निकाल लेते हैं पहले, तो इसको बोलते हैं 2.303 अपॉन में K, ठीक है, log A अपॉन में A - x, इसके थ्रू यही फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। यही फॉर्मूला अब हम यहाँ कर देंगे, यही वाली सीधी देख लेते हैं। 100 log करेंगे तो 100 होगी इसकी कोई कंसनट्रेशन, और फिर 100 - 75 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम बोल देंगे 4 आ जाएगा। तो log 4 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, ये है ना, तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे। इसको कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन में K log, और ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, log को हम हटा देंगे, log 2 की वैल्यू देख लेंगे 0.301, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अगर नहीं आ रहा हो तो देखो दोबारा बता देते हैं। यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये log 4 है, log 4, और इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हम इसको लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हमेशा बाहर आ जाती है, तो ये बाहर आ गई, और अब log 2 कितना होता है 0.301, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो T50 के लिए भी निकाल लेंगे, ऐसे निकालना T50 के लिए, ठीक है। T50 के लिए यहाँ पे खुद से निकालना क्या आएगी वैल्यू, ठीक है। और फिर इसका आंसर तो बता ही दो, 16 मिनट इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेना, चलो निकाल ही लेते हैं। 2.303 अपॉन में K log, यहाँ पे बोल देंगे हम 100 अपॉन में 50, तो कैंसिल होकर 2 आ गया, तो मतलब 0.30 ही आ जाएगा यहाँ पे, और कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा, और 232 से हम डिवाइड कर देंगे ना 2 को, तो फिर 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है, RCOO R-H2O, ये बताना है हमें किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है। याद रखना, जो हम बोलते हैं कि 2 चीज़ें याद रखना, एक तो एस्टर और एक सुक्रोज, ठीक है। इन दोनों में हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, और ये हमेशा हम इसको फिर काउंट नहीं करते क्योंकि ये फॉर हाइड्रोलिसिस है,
सिर्फ डाइल्यूट करने के लिए है, ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करते, फिर इसी को काउंट करते हैं। तो ये क्या बनना चाहिए था, यूनिमोलिकुलर बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें झूठ मूठ दिखाई हुई है, हम इसको एक्सेस में ले लेते हैं। इसमें हमें झूठ मूठ दिखाई गई है कि 2 चीज़ें हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सूडो मोलिकुलर। तो H2 जो होता है ना वो एक्सेस में होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही जो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यही रहेगा। हाँ, हालांकि मोलिकुलैरिटी इनसे चेंज हो सकती है, ठीक है। मोलिकुलैरिटी इस पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आपको फाइंड करना है मोलिकुलैरिटी क्या होती है, ठीक है। इस पे से भी क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।